इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के आगाज और सेल थ्योरी की फॉर्मेशन में मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुख्तलिफ रोल रहे। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। He prepared and studied the thin sections of cork of dead plant material under his self-made compound microscope. रॉबर्ट हुक ने अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट्स के डेड मटेरियल मींस कार्क टिश्यूज का मुतालिया किया था। He observed that cork is composed of minute honeycomb-like compartments which he termed as cellula. रॉबर्ट हुक ने मुशाहिदा किया कि प्लांट के डेड मटेरियल मींस कार्क टिश्यूज शहद की मक्खी के छत्ते के खानों की तरह के नजर आते हैं। तो इस तरह इसने शहद की मक्खी के छत्ते के जिस तरह खाने होते हैं कंपार्टमेंट, इसी तरह के कंपार्टमेंट रॉबर्ट हुक को कार्क टिश्यूज के अंदर नजर आए। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसे कंपार्टमेंट को सेलुला का नेम दिया। अकॉर्डिंग टू हुक, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स। रॉबर्ट हुक के नजरिए के मुताबिक सेल एक खाली जगह है जिसकी सराउंडिंग में एक थिक वॉल मौजूद होती है, जिसे बाद में सेल वॉल का नेम दिया गया। He reported his work in his publication Micrographia. सेल के रिलेटेड रॉबर्ट हुक की जितनी भी डिस्कवरी थी और जो ऑब्जर्वेशंस थे, रॉबर्ट हुक ने अपनी एक किताब के अंदर उनको पब्लिश किया जो कि माइक्रोग्राफिया के नेम से पब्लिश हुई। और ये डायग्राम से देख सकते हैं कि उसने अपनी ही बनाई हुई सेल्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए प्लांट के कार्क टिश्यूज का मुतालिया किया। तो प्लांट के कार्क टिश्यूज उसको इस तरह नजर आए जैसे हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट, हनी बी लाइक कंपार्टमेंट, जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर कंपार्टमेंट्स खाने मौजूद होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस तरह के कंपार्टमेंट को सेल का नेम दिया। लॉरेंस ओकेन इन 1805 he said all living organisms originate from or consist of vesicles or cell. लॉरेंस ओकेन ने 1805 में कहा था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेजिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहा जाता है। Jean Baptiste de Lamarck in 1809 he said nobody can have life if its constituents are not cellular tissue or not formed by cellular tissue. तो लॉरेंस ओकिन की तरह का ही नजरिया जीन बप्टिस्ट डी लेमार्क ने दिया था कि देयर इज नो लाइफ, की जिंदगी का वजूद हो नहीं सकता अगर इसके कंपार्टमेंट सेलुलर टिश्यू से ना मिलकर बने हों या फिर उनके कंपार्टमेंट के अंदर सेलुलर टिश्यूज मौजूद ना। तो इट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेलुलर टिश्यू से बनना और सेलुलर टिश्यू का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होना जरूरी है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1835 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। 1835 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और ड्यू टू दिस डिस्कवरी हुक्स आइडिया अबाउट सेल एज एम्प्टी स्पेस वाज चेंज। तो जिस तरह रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल एक एम्प्टी स्पेस है, तो जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक का ये वाला नजरिया कि सेल एक खाली स्पेस है, सेल एक एम्प्टी स्पेस है, वो रिजेक्ट हो गया। और ये देख सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 saw central structure in plant cells called the structure or nucleus. इसने प्लांट्स के सेल के अंदर सेंट्रल जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया उसको किसका नेम दिया था? न्यूक्लियस का। थियोडर शेवान एंड शेलिडन इन 1839 एंड 1838 ये दो साइंटिस्ट थे, थियोडर शेवान और मैथियस शेलिडन। दोनों इंडिविजुअली वर्क कर रहे थे सेल की रिकॉर्डिंग, और दोनों 1839 और दूसरा 1838 में सेल थ्योरी के साथ उनकी रिसर्च पब्लिश हुई। दे फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑन 3 बेसिक पार्ट्स। थियोडर शेवान और मैथियस शेलिडन की रिसर्च के अकॉर्डिंग सेल 3 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। न्यूक्लियस, फ्लूइड जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, सराउंडिंग न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है। तो देखिए सेल की 3 कंपोनेंट्स, न्यूक्लियस, फ्लूइड और आउटर थिन कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट, और न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। और इसी तरह इस साइटोप्लाज्म की सराउंडिंग में जो मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रोडोल्फ विर्चू इसने अपनी जुबान में कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला मींस न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस रोडोल्फ विर्चू के नजरिए के मुताबिक नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से मिलकर बने होते हैं। दिस आइडिया वाज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। तो इट्स मीन रोडोल्फ विर्चू ने ए बायोजेनेसिस के नजरिए को रिजेक्ट किया था। व्हाट इज द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस? बायो मींस लाइफ, जेनेसिस जनरेशन और सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। ए मींस विदाउट लाइफ,
ए बायोजेनेसिस एक ऐसा नजरिया था जिसके मुताबिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो रुडोल्फ विर्चू ने ए बायोजेनेसिस के नजरिए को रिजेक्ट किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, बल्कि उसने टर्म दी ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मीन्स नए सेल पहले से मौजूद सेल से मिलकर बने होते हैं। इट्स मीन नए जानदार पहले से मौजूद जानदारों से मिलकर बनते हैं। लुईस पास्चर, तो लुईस पास्चर ऐसा साइंटिस्ट था जिसने रुडोल्फ विर्चू के इस नजरिए को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। supplied experimental proof for Virchow's hypothesis and said that microorganism bacteria could be formed from pre-existing bacteria. तो इट्स मीन इसने रुडोल्फ विर्चू के नजरिए को ही एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ किया था कि बैक्टीरिया पहले से मौजूद बैक्टीरिया से बनेगी। लिविंग थिंग्स, तो इस नजरिए के बाद अब डेफिनेशन एक इवॉल्व हुई कि लिविंग थिंग्स क्या है। लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स के लिए एक डेफिनेशन बनी कि ये ऐसी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके अंदर सेल्स होते हैं और उनके पास सलाहियत होती है कि वो रिप्रोडक्शन करके जिनसी तौलीद करके अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकें। अगस्त वीजमैन इन 1880, all living organisms have common origin because they have basic similarities in structure and molecules. तो इस नजरिए के मुताबिक तमाम जानदार एक ही जानदार से इवॉल्व हुए क्योंकि तमाम जानदारों के अंदर सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल की सिमिलैरिटी है। मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स और मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं। तो इट्स मीन ये सारे जानदार किसी एक स्पेसिफिक अनसेस्टर से इवॉल्व हुए। There are fundamental similarities in the chemical composition, metabolic activities and structure. तो एक स्ट्रक्चर के अलावा केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी जानदारों की एक जैसी हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही इंडिविजुअल से, एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। इसी नजरिए के बाद जाकर डार्विन का नजरिया स्टार्ट होता है। चार्ल्स डार्विन जिसने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए। तो ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के रोल थे सेल की फॉर्मेशन के रिलेटेड, सेल के मुताबिक सेल के लिए। अब फाइनल जो सेल थ्योरी बनी, सेल थ्योरी के फीचर्स क्या है, सेल फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर सेल पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनता है। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर सेल बुनियादी एक साख्ती और फेलियाती इकाई है।